क्वेश्चन नंबर 7, कूल एयर प्राइवेट लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स फॉर द कार। जो कूल एयर प्राइवेट लिमिटेड है वो कार के लिए इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का मैन्युफैक्चरिंग करती है। जो कार मैन्युफैक्चरर हैं वो कूल एयर प्राइवेट लिमिटेड से कार की मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए कार के इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को ख़रीद लेते हैं। कूल एयर प्राइवेट लिमिटेड है वो क्या करता है, जो रॉ मटेरियल के कंपोनेंट्स हैं उनको ख़रीदता है, असेंबल करता है और इलेक्ट्रॉनिक कार कंपोनेंट बना करके जो कार मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको बेच देता है। तो यानी कूल एयर प्राइवेट लिमिटेड का काम असेंबलिंग का हुआ, मैन्युफैक्चरिंग का नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। द मार्केट डिमांड फॉर दिस कंपोनेंट्स इज़ 5 लाख यूनिट्स पर डिमांड। जो पूरे मार्केट में जो डिमांड है इस कंपोनेंट की वो 5 लाख यूनिट्स पर एनम, और जो कूल एयर का जो मार्केट शेयर है वो 1 लाख यूनिट्स का है, मतलब कि 20% मार्केट शेयर है। और पर यूनिट जो है सेलिंग प्राइस, जो कॉस्ट स्ट्रक्चर वो बता रखा है कूल एयर प्राइवेट लिमिटेड का। सेलिंग प्राइस 2500 पर यूनिट, रॉ मटेरियल कॉस्ट 900 पर यूनिट, असेंबली मशीन 500, डिलीवरी 100 और कंट्रीब्यूशन 1000। तो रॉ मटेरियल और असेंबली को अगर मिला दिया जाए तो 1400 रुपये हो जाते हैं और डिलीवरी के साथ ही 1500 रुपये की पड़ जाती है। ठीक है। द कस्टमर्स ड्यू टू डिफेक्ट इन द प्रोडक्ट रिटर्न 5000 यूनिट्स ईच ईयर। जो कस्टमर है वो हर साल 5000 यूनिट रिटर्न कर देता है। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जो 5000 यूनिट लिखा है ये एट एवरी लेवल ऑफ डिमांड है। अभी जैसे इसकी डिमांड, करंट डिमांड 1 लाख यूनिट है तो ये 5000 यूनिट जो कस्टमर इसको रिटर्न कर देता है। अगर इसकी डिमांड 2 लाख यूनिट हो जाएगी तो भी कस्टमर इसको 5 लाख यूनिट करेंगे। अगर इसकी डिमांड 50,000 हो जाती है तो भी कस्टमर इसको 5000 यूनिट हर साल करेंगे ही करेंगे रिटर्न। यहाँ पे ये ध्यान देने वाले बात है। दे आर रिप्लेस फ्री ऑफ चार्ज बाय कूल एयर। कूल एयर इनको फ्री ऑफ चार्ज जो है रिप्लेस कर देता है, इनके लिए कोई पैसे नहीं लेता है। यानी जो डिफेक्टिव पीस होता है इसका उसको महंगा पड़ जाता है। द रिप्लेस कंपोनेंट्स कैन नॉट बी रिपेयर्ड एंड डू नॉट हैव एनी स्क्रैपेबल। जो रिप्लेस्ड जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो डिफेक्टिव कंपोनेंट्स होते हैं उनसे ठीक नहीं किया जा सकता है और उनकी कोई मार्केट वैल्यू भी नहीं है। इफ़ दिस डिफेक्टिव कंपोनेंट्स हैड नॉट बीन सप्लाइड, दैट इज हैड द सेल रिटर्न्स ड्यू टू डिफेक्टिव यूनिट्स बी नील, कस्टमर्स परसेप्शन अबाउट द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट विल इम्प्रूव। ये कह रहा है कि अगर डिफेक्टिव कंपोनेंट्स को अगर सप्लाई नहीं किया जाएगा तो सप्लाई नहीं किया जाएगा या और दूसरे शब्दों में कह लें कि अगर सेल रिटर्न अगर हमारी नील हो जाती है, क्योंकि जब डिफेक्टिव यूनिट सप्लाई करते हैं तभी सेल होती है, यानी डिफेक्टिव नहीं करेंगे तो सेल रिटर्न नील हो जाएगी। सेल रिटर्न नील हो जाएगी तो जो कस्टमर का है जो परसेप्शन क्वालिटी के बारे में वो इम्प्रूव हो जाएगा और इससे क्या होगा, मार्केट शेयर बढ़ जाएगा। 10% मार्केट शेयर बढ़ जाएगा तो इसकी जो फ्यूचर में जो डिमांड है वो 1.5 लाख यूनिट्स पर एनम की हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि आगे मैंने लिखा हुआ है कि इसमें कोई एडिशनल कॉस्ट यहाँ पे मेंशन पूरे क्वेश्चन में नहीं की गई है कि नील कॉस्ट करने के लिए हमें इंस्पेक्शन या इस तरीके का कोई क्वालिटी मैनेजमेंट मैकेनिज़्म ऐसा कुछ लगाना पड़ेगा जिसके लिए एडिशनल कॉस्ट आएगी। तो हम ये मान करके चलेंगे कि कॉस्ट को नील किया जा सकता है और उसके लिए किसी एडिशनल डिलीवरी की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। और रिक्वायर्ड फर्स्ट क्वेश्चन में पूछते हैं कि कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी पर एनम क्या होगा ड्यू टू सप्लाई ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स टू द कस्टमर्स। कि कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी क्या है। और सेकंड में पूछा है कि अगर हम एक्चुअली सेकंड में यहाँ पे बोल रखा है कि अगर हम डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट्स के इमीडिएट बिफोर अगर हम उससे ठीक पहले इंस्पेक्शन प्रोसेस लगा लेते हैं तो हमारी सेल्स रिटर्न है उसे नील आएगी। और ये जो इंस्पेक्शन प्रोसेस है इसकी फैसिलिटी की कॉस्टिंग है 2 करोड़। ठीक है। और इससे जो पड़ेगा प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर इम्पैक्ट वो हमें बताना है, इससे प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा वो। लेकिन जो सॉल्यूशन किया गया है वो इस तरीके से किया गया है, ये मानते हुए कि जो 2 करोड़ जो रुपए खर्चा कर रहे हैं उससे हमारा 0 डिफेक्ट आएगा। मतलब जो डिफेक्टिव यूनिट्स है वो मैन्युफैक्चर ही नहीं होंगे, जबकि यहाँ पे कह रहा है कि इमीडिएट बिफोर डिलीवरी यानी कस्टमर तक नहीं जाएंगे, बल्कि और सॉल्यूशन में इस तरीके से कर रखा है कि मैन्युफैक्चर ही नहीं होंगे। तो ये 2 अलग अलग चीज़ है। यहाँ पे तो क्वेश्चन के हिसाब से तो होना चाहिए कि हमारे पास जो है डिलीवरी कॉस्ट की जो डिफेक्टिव गुड्स जो हम भेज देते थे उसकी डिलीवरी पे हमें सेविंग मिल जाएगी, बट मैन्युफैक्चरिंग पे सेविंग नहीं होगी क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग के लिए नहीं है, ये डिलीवरी के ठीक पहले लगाया हुआ है कि डिलीवरी रोकने के लिए सिर्फ डिफेक्टिव गुड्स की। डिफेक्टिव गुड्स होंगे तो रोक नहीं सकता है। लेकिन जो सॉल्यूशन क्या है इस तरीके से क्या है कि डिलीवरी छोड़ो वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं होंगे, वो मैन्युफैक्चर नहीं होंगे तो हमें पूरी की पूरी जो मैन्युफैक्चर का जो घाटा हो जाता है उसका पूरा का पूरा हमें सेविंग मिलेगा। ये किया गया है। तो पहला हमसे पूछा है कि कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी बताओ और दूसरे में पूछा है कि
इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिटेबिलिटी बताओ अगर हम 2 करोड़ की फैसिलिटी लगा लेते हैं तो चलो देखते हैं सवाल। करंट में ये है, करंट कंट्रीब्यूशन अपनी इतनी, डिफेक्टिव हमारे पास इतने हो जाते हैं, नेट कंट्रीब्यूशन हमारी इतनी बच गई। अगर हम सेल और रिटर्न को नील कर देते हैं तो हमारी 50,000 से जो यूनिट्स की डिमांड है मार्केट में वो और बढ़ जाएगी। तो 50,000 यूनिट का कंट्रीब्यूशन कितना हुआ, इतना। और इसमें डिफेक्टिव पे सीख लेंगे क्योंकि डिफेक्टिव बिट हर लेवल ऑफ आउटपुट पे 5,000 ही है और 5,000 इसमें हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किए हैं। तो नेक्स्ट जो हम 50,000 यूनिट जो बेचेंगे उसमें हमारे डिफेक्टिव का कोई लॉस नहीं होगा क्योंकि वो ऑलरेडी 1 से 1 लाख में इनकर हो चुका है। तो कंट्रीब्यूशन पूरा का पूरा हमारा नेट कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। जो कंट्रीब्यूशन होगा वो नेट कंट्रीब्यूशन होगा क्योंकि उसमें डिफेक्टिव कुछ निकलेगा नहीं। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी क्या होगी? कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी ये पूरा का पूरा एडिशनल जो यूनिट्स है उसका पूरा कंट्रीब्यूशन जो निकला वो, और जो अभी एग्जिस्टिंग यूनिट्स है उसमें जो ये हमारे पास डिफेक्टिव यूनिट की जो कॉस्ट पड़ रही है ये डिलीवरी के साथ पड़ रही है ना अभी। तो हमें टोटल हमारी इतनी कॉस्ट पड़ जाती है, कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी। अब वो कहता है कि अगर मैकेनिज्म लगा लें तो क्या होगा। अगर मैकेनिज्म लगा लेंगे तो जो डिफेक्टिव गुड्स प्रोड्यूस नहीं होंगे तो वही 1.5 लाख हमारे कंज्यूमर का परसेप्शन जो है वो इम्प्रूव होगा और हमारी जो मार्केट शेयर है वो बढ़ जाएगी 10%, तो 1.5 लाख यूनिट हो जाएगी। तो 1.5 लाख यूनिट का कंट्रीब्यूशन डिफेक्टिव पीस में जो होगा वो डिफेक्टिव पीस चूँकि डिलीवर नहीं होंगे, अगर हम 2 करोड़ लगा लेते हैं तो डिफेक्टिव पीस डिलीवर ही नहीं होंगे तो इसका डिलीवरी का खर्चा बच जाएगा। तो जहाँ पे पहले 75 लाख का खर्चा आ रहा था वहाँ पे 70 लाख का खर्चा आएगा और एडिशनल कॉस्ट 2 करोड़ की बैठ जाएगी। यानी टोटल हमारा नेट कंट्रीब्यूशन इतना, यानी अभी क्या, अभी कंट्रीब्यूशन इतना है, बाद में कंट्रीब्यूशन इतना जाएगा तो हमें प्रॉफिटेबिलिटी हमारी बढ़ जाएगी ना। देखो बाद में जो हो जाएगा फैसिलिटी लगाने पे 12.3 करोड़ हो जाएगा। अभी करंट हमारी 9.25 करोड़ की प्रॉफिटेबिलिटी है, तो इंक्रीज़ कितना होगा 3.05 करोड़ की प्रॉफिटेबिलिटी। एक्चुअली ये जो है मैंने यहाँ पे बताया है ये गलत है, ये इसका नहीं, ये थर्ड पोर्शन का है ना, ये थर्ड पोर्शन का है। हाँ, तो थर्ड पोर्शन क्या है? थर्ड पोर्शन में फिर वही हमसे पूछता है कि मान लो डिफेक्टिव यूनिट्स जो वो प्रोड्यूस ही नहीं होते तो क्या होगा। तो जितना भी हमारा कॉस्ट लगता है सारी की सारी हमारी सेविंग हो जाएगी। ये देखो एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन तो हमें मिलेगा, प्लस जो डिफेक्टिव गुड्स है जो मैन्युफैक्चर होता है डिलीवर हो जाता है उसकी भी सेविंग हमें हो जाएगी। और कॉस्ट ऑफ इंस्पेक्शन 4 करोड़ रुपए आएगा, है ना। प्रोक्योरमेंट के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ कॉस्ट ऑफ इंस्पेक्शन 4 करोड़, तो हमारा जो उसमें से लेस कर देंगे तो नेट बेनिफिट हमारा आ जाएगा। ठीक है, यानी जो डिफेक्टिव गुड्स बचते हैं उसकी सेविंग, जो एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन आता है वो तो वो भी मिलेगा, सेविंग भी होगी। अब ये 4 करोड़ का सिर्फ खर्चा आएगा तो हमारा नेट जो इतना बेनिफिट आ जाएगा। तो हमें करना चाहिए ये चीज़, फैसिलिटी लगानी चाहिए। तो इसमें कहता है कि कौन सा प्रपोजल बेटर है। अब हमें ये चीज़ बताना है कि प्रपोजल कौन सा बेटर है। अगर आप देखोगे तो 1 मिनट मैं बताता हूँ। अगर आप डिलीवरी के समय इंस्पेक्शन लगाते हो तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज़ होकर इतनी हो जाएगी 3.05। लेकिन अगर आप प्रोक्योरमेंट के समय लगाते हो तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी सिर्फ इतनी बचेगी। ये कितनी है, ये जितनी भी है कम है। तो यानी फाइनेंशियल देखा जाए तो हमें इंस्पेक्शन बिफोर डिलीवरी बेटर करना चाहिए, प्रोक्योरमेंट स्टेज वाला बेटर नहीं। लेकिन अगर नॉन फाइनेंशियल देखें तो कस्टमर का जो परसेप्शन है वो अच्छा हो जाएगा अगर हम डिफेक्टिव गुड्स भेजें ही ना उनको, तो प्रोक्योर ना करें तो, क्योंकि हमारा भी तो एक्स्ट्रा चीज़ें रिसोर्सेज हम परचेज़ कर लेते हैं ना। तो नॉन फाइनेंशियली इंस्पेक्शन एट प्रोक्योरमेंट स्टेज बेटर है।